हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें कई सारे डेरिवेशन, कई सारे न्यूमेरिकल्स और कई सारे फार्मूले के बारे में स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी। और देखते हैं कि ये कैसे आपका होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये इसका सिटी है, जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाराणसी सिटी है, तो वाराणसी सिटी को वाराणसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है यहाँ पर घाटों का शहर है। ठीक है, इसका नाम पड़ा था वाराणसी, इसी वजह से इसको वाराणसी सिटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी क्यों कहा जाएगा? तो इसको हम लोग अगर अलग अलग करें, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक जहां पर करेंट करेंट जहां पर हो, जिस एरिया तक करेंट हो उस एरिया तक हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सिटी। तो देखिए कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये नहीं कि ये सिंगल पार्ट में हो, ये दो पार्ट में होता है। जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपका होता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्लास 12th में जैसे ही आप इंटर करेंगे, क्लास 12th में क्लास 12th में जैसे ही आप इंटर करेंगे, वहां पर पहला चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये होता है क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी देख लेते हैं। तो जितने भी ये होगा, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना हो, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना हो, तो सब में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। हमेशा हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे होगा, कैसे फ्लो करेगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। 17 आपका ये आए थे 1798 में कुलाम्स आए थे, ये शायद यही कंफर्म नहीं है मुझे, ऐसे ही कुछ ईयर है। इसमें एक आए थे कुलाम्स नाम के, एक साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने ही देखा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, वहीं से इसको वहां से ओरिजिन किया गया है। ठीक है, तो इसको इसका ये डेट कंफर्म नहीं है, 17 समथिंग कुछ है। तो इस पे हम लोग नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले हम लोग अलग करें तो यहां से इलेक्ट्रो का मतलब आपका होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा, और स्टैटिक्स का मतलब होगा रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज से भी ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? चार्ज से। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन आपका क्या बनेगा? अब मतलब क्या होगा? स्टडी अबाउट द चार्ज, स्टडी अबाउट द चार्ज। ठीक है, और वो चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है ना। ऐसे चार्ज जो हमेशा किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। तो उस ब्रांच के पढ़ने का जो हम लोग होता है उसका होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। स्टडी अबाउट द चार्ज इज इन द रेस्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द चार्ज। लेकिन ये चार्ज क्या होगा? मूवेबल होगा। ठीक है, यानी मूव करता रहेगा, मोशन में कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं कि किसमें होगा? मोशन में होगा। ठीक ना। तो इस तरीके से स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टडी अबाउट चार्ज, मतलब चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, वो चार्ज होगा रेस्ट में। और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो किसमें होगा? मोशन में होगा। तो ये चार्ज एक्चुअल में है क्या, उससे बात करते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं किसी मेटल का एक एटम ले लेते हैं, तो ये जो एटम होगा ये कुछ इसी तरीके से आपका डिजाइन होता है। ठीक ना। तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, और ये जो ऑर्बिट होता है, ठीक ना, ऑर्बिटल जिसे बोलते हैं या तो सेल बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है, यही करता रहता है। तो जब इसके हम क्या करें कि इसके एनर्जी को हम लोग बढ़ाएं, एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये वाला सेल छोड़कर ये दूसरे में जंप करेगा, और इसका इसमें आएगा तो इसमें ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा, तो इसके भी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, ये भी क्या करेगा? इसमें जंप करेगा। ठीक ना। इसी तरीके से फिर ये लास्ट वाले में पहुंचेगा। अब यहां से जंप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक ना। क्यों बाहर निकला? ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बढ़ाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? बाहर निकला। देन दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। यही फ्री इलेक्ट्रॉन को ही लेकर हमको इस पूरे चैप्टर को बनाया गया है। क्या हुआ कि एनर्जी लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक समय आया कि इस एटम को छोड़कर वो बाहर निकल गया,
अब ऐसा मत समझो कि बाहर गया कहाँ, ये एक जब हम सर्किट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। तो जब ये बाहर निकल गया तो इसका नाम क्या पड़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों बाहर निकला, ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बढ़ाने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया, ऑर्बिट से बाहर निकल गया और इसका नाम पड़ गया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाया गया है चार्ज को, ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाया गया है चार्ज को, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है इसका इतना चार्ज, ठीक ना, ये होता है इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो माइनस में, ये होता है इसका चार्ज। यही चार्ज एक्चुअल में क्या करता है कि पूरे सर्किट में फ्लो करता रहता है, ठीक ना, यही जो इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक ना, चार्ज कहते हैं। अभी तक कई बुक में हम लोग पढ़े हैं, अभी तक चार्ज का कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन मिला ही नहीं है। हम बस ये कह सकते हैं कि चार्ज इज द टेंडेंसी ऑफ द एनी मटेरियल सब्सटेंस, ठीक ना, किसी मटेरियल सब्सटेंस का एक टेंडेंसी होता है, कि टेंडेंसी जस्ट लाइक व्हाट, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब वो अट्रैक्शन कर रहा है कि रिपल्शन कर रहा है, तो वही हो जाता है चार्ज। ये चार्ज जो होता है बेसिकली टू टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि चार्ज, अब इसी चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो करवा देंगे तो वो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। समझ में आया ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिटी ऑफ द चार्ज, या तो सिटी ऑफ द करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या तो द एरिया दैट कैन फिल द इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है ना, वो एरिया जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को फिल करें उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इसी को इलेक्ट्रिसिटी जो है दो ब्रांच में बटा हुआ है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक में स्टडी अबाउट द चार्ज इन द रेस्ट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी अबाउट द चार्ज इज इन द मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना, कैसे चार्ज फ्लो करता है, कैसे कहा जाता है, सब कुछ। इसमें एक एडिशनल भी आपका है, थोड़ा सा एडिशनल है, तो वो उसको बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक ना, ये रेजिस्टेंस एडिशनल है, रेजिस्टेंस आएगा आपके ओम्स लॉ से, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आते हैं अब चार्ज के कैसे ओरिजिन हुआ, कितने टाइप का होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, एवरीथिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि चार्ज कोई एक अलग इसका डेफिनेशन कोई नहीं दिया है। चार्ज एक टेंडेंसी होता है किसी मैटर किसी भी सब्सटेंस का, कि वो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है। तो देखिए चार्ज जो होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो होगा इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने का दो होता है, या तो आप स्मॉल लेटर क्यू या तो फिर कैपिटल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है आपका यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है कूलम, ठीक है, कूलम होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी। कैपिटल सी क्यों होगा, क्योंकि जो कूलम है वो एक क्या है, साइंटिस्ट है, इस वजह से यहाँ पर एक सी हो जाएगा ये। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या होगा, जैसे कि मान लें कि हमारे पास ये एक कोई इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कोई एक सब्सटेंस है, इसमें n नंबर ऑफ चार्ज जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn, ये n नंबर ऑफ चार्ज है। तो एडिटिव नेचर यही कहता है कि सभी को हम एक अलजेब्रिक सम में, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn, मतलब एक एडिटिव नेचर अलजेब्रिक सम में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये होता है एडिटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कंजर्वेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे क्लास 9th में, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो उसी तरीके से आपका चार्ज भी होगा, ठीक ना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कंजर्वेटिव नेचर। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे यही है, इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज है हमें नहीं पता, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज किया गया। क्या इसका फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है, प्लस माइनस क्या, एन ई।
यहाँ पर n क्या है, n इज द नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, n नंबर तक। e क्या है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। दो और प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि दो और प्रॉपर्टीज में आपका ये हो जाएगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं, ठीक ना, जैसे कि फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा लाइक चार्ज, ठीक ना। लाइक चार्ज जैसे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि इनके अंदर रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, और इसी तरीके से निगेटिव निगेटिव होगा तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरीके से अगर अनलाइक हो, अनलाइक अनलाइक में पॉजिटिव निगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये याद रखे रहिएगा कि अगर लाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन, और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा चार्ज। तो इस चार्ज को, ठीक ना, इस चार्ज को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कराएं किसी सर्किट में, किसी कोई एक सर्किट बना लेते हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये अभी हमारे पास एक सर्किट है, अभी सर्किट को हम पूरे अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। तो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में इस चार्ज को हम फ्लो करवाएं, चार्ज को फ्लो करवाएं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तब हम इस चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करवाएंगे, ठीक ना। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये इफ द चार्ज फ्लो इन कंडक्टर, तो कंडक्टर में ही फ्लो होगा। इफ द चार्ज फ्लो इन कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस इज देन, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से या तो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से स्मॉल आई एंड कैपिटल आई को अगर हम लोग उठा लें तो ये हमारा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। देन दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, इसी को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। तो यही हो जाएगा क्या, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये हो जाता है इसका क्या फॉर्मूला, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब ये कैसा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट निकालना सीखे ही होंगे आप लोग। जैसे I इज इक्वल टू इसका होता है गुलाम, इसका होता है सेकेंड, यानी गुलाम पर सेकेंड, और इसी को एक और नाम देते हैं, उसको नाम क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, ठीक ना। एम्पियर क्या थे, एक साइंटिस्ट है। तो इसका एस आई यूनिट है, ये है आपका एस आई यूनिट। क्लियर हुआ। तो करंट का डेफिनेशन क्या मिला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इफ द चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। एक और डेफिनेशन बता देते हैं, जैसे कि हो जाएगा एक और डेफिनेशन में, द रेट ऑफ change of the rate of change of electric charge, ठीक ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट वर्ड जिसके साथ आ जाए उसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। किसके साथ आया है, चार्ज के साथ आया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज के साथ आया है रेट वर्ड, तो हम क्या करेंगे कि चार्ज में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ये हो जाएगा डेफिनेशन क्या, दो डेफिनेशन बताया मैंने क्या, इफ द चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, या तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हो जाएगा क्या, इसका डेफिनेशन। तो इसका ये क्या हो जाएगा, यूनिट। और एक बात और याद रखिएगा कि जो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इट इज मेजर्ड बाई अ मीटर, मीटर से इसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक ना। और ये मेजर जो अमीटर होता है, ऑलवेज
ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इसको हम पढ़ाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक ना। तो इसका हम क्या क्या बता दिए, पहले डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इट इज, और इसको किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, और अमीटर को हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक ना। ये पॉइंट याद रखे रहिएगा, इससे यहाँ से आपका बन सकता है क्या, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो आई ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक बात और कि ये जो है, ठीक है ना, ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखे रहिएगा। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसमें और बताते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको जब समझे रहेंगे ना, सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर फ्लो ऑफ करेंट की बात करें, फ्लो ऑफ करेंट की बात करें, तो फ्लो ऑफ करेंट जो होता है सर्किट में, फ्लो ऑफ करेंट इन सर्किट, सर्किट में कैसे फ्लो होता है, तो हमेशा ये सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, ये बात याद रखे रहिएगा, ठीक ना। कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे, अरे सर आप तो अभी बताएं कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो फिर ये कैसे हो गया। तो जब आप लोग क्लास 11th में इंटर करेंगे, अभी आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या, स्केलर वेक्टर, ये दो क्वांटिटी पढ़े होंगे। 9th में आते ही आपको एक और क्वांटिटी मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंसर क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्या ला दिए सर, ये क्वेश्चन बनेगा कि ये क्या ला दिए, एक तो दो टेंशन कम था कि एक और टेंशन ला के रख दिए, ठीक ना। तो ये कुछ और नहीं है, ये भी एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी ही है। बस क्या है कि टेंसर क्वांटिटी ये कहता है कि जो भी क्वांटिटी अगर वेक्टर एडिशनल लॉ, ठीक ना, क्या बोले, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ डज नॉट फॉलो, अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। बस यही है। स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, द क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या पढ़े होंगे, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। टेंसर क्या है, ये अभी आप लोग पढ़ना नहीं है, आपके बस नॉलेज के लिए बता दिए कि ऐसा भी क्वांटिटी एक होता है। 11th में इंटर करते ही इसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें ये वेक्टर टेंसर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बस इसको टेंसर अलग इस वजह रखा गया है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब आप लोग का दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा यहाँ से कि ये सब क्या नौटंकी ला के रख दी है, तो ये कोई अलग से चीजें नहीं है, इसी से रिलेट करता है। जब आप पुरानी बुक को उठाएंगे तो उसमें आपको हर एक चीजें डिटेलिंग करके मिलेगा। तो हमें तो बोर्ड एग्जाम देना है, तो पूरी तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर्ड होना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हमें छोड़कर नहीं आना है, यही हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। तो ये समझ में आया, फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, ठीक इसी का उल्टा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक ना। तो अगर कोई पूछता है कि वाई इलेक्ट्रिक करेंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप बता देंगे बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, सो इलेक्ट्रिक करेंट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये बता देंगे। इसका क्या बता सकते हैं कि इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं, इसको किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। ये इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसको टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, और मतलब जो वेक्टर एडिशन लॉ वाला है वो उसको उससे भी जानते हैं। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर हुआ। और अमीटर का कैसे बनता है, तो अमीटर का सिंबल होता है लाइक दिस, ठीक है, अमीटर, ये होता है अमीटर। इसको हमेशा किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। जब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, measure by ammeter, combination in series, and this is the symbol, and electric current is a scalar quantity because it does not follow the vector addition law, clear हो गया। तो इसी से
जब हम किसी करेंट किसी सर्किट में, ठीक ना, जब किसी सर्किट में करेंट को फ्लो कराते हैं तो उसका एक भाई भी रहता है जो पीछे करते करते जाता है। कैसे? अगर करेंट फ्लो होता रहता है तो उसके साथ एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो वोल्टेज भी यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा? कि जब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट जैसे ही फ्लो होगा उसमें वोल्टेज बनेगा, वही वोल्टेज उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हमें ये पढ़ना है कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक ना। तो वोल्टेज को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे करंट का पीछा करता है वोल्टेज। एक चीज छूट गया जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? व्हाट इज द 1 एम्पियर ना। तो 1 एम्पियर को कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is called the is called the electric current। इलेक्ट्रिक करंट यही था, ये डेफिनेशन था। और इस डेफिनेशन से आया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आया था। तो यहां पर हमें दिखाना है व्हाट इज द 1 एम्पियर, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे इफ 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज flow in 1 second, if the 1 coulomb of charge flow in 1 second in the circuit, then 1 ampere करंट प्रोड्यूस। समझे? जब हम सर्किट में, ठीक ना, 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराएंगे, कब तक? 1 सेकेंड तक, तो जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो यानी कि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो अगर Q का वैल्यू 1 रख दे, T का वैल्यू 1 रख दे, ठीक ना, Q का वैल्यू 1, T का वैल्यू 1, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आया ना। I इज इक्वल टू कितना? 1 एम्पियर आया, ठीक ना। अब यहीं से एक और फार्मूला हम लोग का बन सकता है। तो ये हो गया 1 एम्पियर। एक फार्मूला बनता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक ना। ये तो होता ही फार्मूला हमारा, लेकिन क्वांटाइजेशन में हम लोग ये देखें, क्या देखें? Q इज इक्वल टू एन ई देखें। Q इज इक्वल टू एन ई, तो Q के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? एन ई। तो ये हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका पूरा न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा एक अलग से वीडियो में। अभी हम लोग बस इसके डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला ये बना। फॉर्मूला आप नोट करते रहिएगा जरूर से, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जैसे कि अगर हम मान लें इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है हमारा क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये इनफाइनाइट पॉइंट है। इस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी सिंगल, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक ना, कहां तक लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तक। कहां से? इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन और ये चार्ज का जो रेशियो होता है, उसी को ही नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझिए बात को, फिर समझो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इनफाइनाइट पॉइंट है। यहां से इस चार्ज को, ठीक ना, इस चार्ज को लेकर आएंगे हम लोग कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस वर्क डन और इस चार्ज के रेशियो को ही हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा पहली बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू, इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, दैट पॉइंट, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो एक ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया ना कि इस इनफाइनाइट पॉइंट से हम कहां तक लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और इसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसी के रेशियो को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे, ठीक ना। एक बात और याद रखे रहिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये हमेशा कहां से कहां होता है, हायर टू लोअर, ये बात हमेशा याद रखे रहिएगा, हायर टू लोअर ये क्या करेगा, फ्लो करता है, ठीक ना। ये बात जरूर याद रखे रहिएगा। तो ये बात क्लियर हुआ कि कैसे ये आया, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि ये कैसे आया। तो देखते हैं कि इसका क्या क्या यूनिट होता है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to that point। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, इसी को ही हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हो गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q नॉट। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी निकालना पड़ेगा। तो यूनिट निकालने के लिए V इज इक्वल टू वर्क डन का क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम, और इसी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वो हो जाता है बोल्ट हो जाता है, ठीक ना। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन थोड़ी है, हम कहां से चार्ज लेकर कहां गए हमें थोड़ी पता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द स्केलर क्वांटिटी। बात क्लियर हुआ कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इट इज डिनोटेड बाय V, एंड दिस इज फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है ना। तो ये बात हो गया इस तरीके से। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट किए थे, वैसे इसको भी मेजरमेंट करेंगे। तो इट इज मेजर्ड बाय, इट इज द मेजर्ड बाय बोल्ट मीटर, इसको हम लोग मेजर करते हैं बोल्ट मीटर से, ठीक है। बोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, एंड इसको कहां कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको हमेशा हम लोग किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्लियर हुआ। तो ये हो गया इसका कॉम्बिनेशन, इसका यूनिट, ठीक है। और ये इसका ये डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछ देगा, व्हाट इज द 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, ठीक ना। 1 वोल्ट क्या है ये भी पूछ देता है कि 1 वोल्ट डिफाइन करिए। तो 1 वोल्ट, अभी हम लोग 1 एम्पीयर पढ़ चुके हैं, 1 वोल्ट पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट, यही होगा ना। तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा 1 वोल्ट का, 1 अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क डन, amount of 1 joule work done in moving a unit in moving a 1 coulomb charge, in moving a 1 coulomb charge from infinity to
इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नोट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डेफिनेशन क्या बना, 1 जूल वर्क डन को, यानी कि W इज इक्वल टू 1 जूल और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम, तो V इज इक्वल टू 1/1, देन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यही हो जाएगा डेफिनेशन क्या, 1 वोल्ट का। अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क डन is moving a 1 coulomb of charge infinite to electric field is called the 1 volt, ठीक है ना, is called the 1 volt, यहां पर ऐड कर लेंगे is called the 1 volt, ठीक है। ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 नंबर में, 2 नंबर में जरूर पूछ देता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक ना। तो हमें क्या क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला, इसका फॉर्मूला मिल गया V इक्वल W/Q, और इसका यूनिट मिल गया वोल्ट, और इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से, और इसको हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा कि विच कॉम्बिनेशन द वोल्टमीटर आर कनेक्टेड, किस कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा याद रखे रहिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक ना। इस तरीके से नहीं याद होगा तो वीआईपी वाला होता है वीपी, ठीक ना, ये वीआईपी वीपी ये याद रखे रहेगा, यानी कि वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक ना। और इस तरीके से वीपी याद रखे रहेगा और आईएस याद रखे रहिएगा, वीपी और आईएस, यानी कि वोल्टेज को पैरेलल में और इलेक्ट्रिक करंट को सीरीज में, ठीक ना। आईएस क्या होता है, वीआईपी होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। आईएएस होता है, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखे, शॉर्ट का मतलब हमें टिक बनाना था, तो आईएस से वीपी, मतलब आईएस जो होता है वो वीआईपी होता है, तो यहाँ से आई हटा दीजिएगा, यहाँ से ए हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट इन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक ना। ये ट्रिक याद रखिएगा, वीपी एंड आईएस, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से इसका एक और डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हैं उसी तरीके से उसका डिफरेंस भी होता है। कैसे डिफरेंस होता है, देखिए हम लोग क्या किए थे कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, यही ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट बना दे ए और यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं बी, क्लियर, पॉइंट बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या किए थे कि एक इनफाइनाइट पॉइंट था यहाँ पे, अब यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यही ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां तक लेकर आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आए थे, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दिए थे, ठीक ना। तो कहने द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्लो इन इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, यानी इनफाइनाइट से लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक फ्लो कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, तो जब हम इसको यहाँ पर लाके छोड़ देंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई कुछ हो लगा होगा, तो यहाँ तक भी तो फ्लो होना चाहिए, तो इसके बाद का हमें कॉन्सेप्ट खत्म, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारा चार्ज था वो कहां पर आ गया, इस पॉइंट ए पर आ गया है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर आ गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है हमारा वी ए है, ठीक है। अब जब यहां से ये फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करते करते ये कहां तक पहुंचेगा, वी तक जाएगा, यहाँ नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी भी है, तो यहां से यहां तक भी तो फ्लो कराने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, कुछ और नहीं होता, यही होता है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कुछ नहीं होता, इसका सब कुछ सेम होगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, यूनिट भी वोल्ट होगा, ठीक है ना। वन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछता है, बस डेफिनेशन पूछता है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी के नाम से बोलते हैं, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहां पर आ गया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही सेम amount of work done in moving a unit positive charge, वही से यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, कह रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वी वी माइनस वी एज डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसी को लिखते हैं डेल्टा वी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी, ठीक ना, ये फिजिक्स में, ठीक है,
फिजिक्स में अगर कहीं भी ये लगा हो, ठीक है ना, इसको फिजिक्स में नाम होता है, इसका चेंज नाम होता है। फिजिक्स में इसको चेंज के नाम से बोलते हैं। और चेंज ये कहीं भी लगा रहेगा तो इसको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ये बात याद रखे रहिएगा, ठीक ना। फिजिक्स में इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और ये फाइनल और इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। लेकिन अगर यही केमिस्ट्री में लग जाए, ठीक ना, अगर यही केमिस्ट्री में डेल्टा लग जाए तो इसका मतलब होता है हीट करना, यानी कि गर्म करना। केमिस्ट्री में अगर यहीं पर हम मैथ की बात करें तो मैथ में अगर ये लग जाए तो मैथ में इसका मतलब होता है ट्रायंगल। तीन जगह एक आदमी का तीन काम, ठीक है ना। वो फिजिक्स में आया तो चेंज, केमिस्ट्री में आया तो हीट, और मैथ में आया तो ट्रायंगल। तो एक तीर से तीन निशाना, दो निशाना वाला सुने थे, अब तीन निशाना वाला क्या क्या, एक चेंज, एक हीट और एक ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया, ये हो गया इसमें। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। समझ जाइए कि इस ओम्स लॉ से आप में क्वेश्चन बनना तय है। पहली बार जब मैं इसको पढ़ा रहा था एक क्लास में तो एक बच्चा बोला सर ओम्स लॉ किसी शंकर भगवान ने दिया था। नहीं, ये ओम्स वो शंकर भगवान वाले नहीं है, ये ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि किसी एक उठाते हैं कोई कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के जो वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट रखकर करंट को फ्लो कराते हैं, तो उसके पीछे पीछे उसका भाई भी जाता है। भाई कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके पीछे पीछे उसका भाई जाएगा, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे उसका भाई बढ़ता है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, करंट बढ़ाएंगे तो उसका भाई बढ़ेगा, उसके भाई को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक ना। तो यही होता है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। आइए देखते हैं कैसे वो होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा देखते हैं, इसको पहले एक डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ये हमारा कोई वायर है, ठीक है। इस वायर में हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। तो करंट को फ्लो कराने से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, होगा। तो कंटिन्यूअस इसे हम क्या करते हैं, फ्लो कराते रहते हैं, यानी करंट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता रहता है। तो इसी कंसेप्ट में ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है। तो मतलब हम जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब करंट को, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसी से ये हमारा बना हुआ है ओम्स लॉ, ठीक ना। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम। क्यों, इस पे बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम, द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में फ्लो करवा रहे हैं, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, यही होगा। यानी क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पर ये जो फिजिकल कंडीशन सेम रखने वाली बात कहें, क्यों कहें, तो मान लेते हैं कि ये वायर है, इस वायर में करंट को फ्लो करवा रहे हैं 10 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्लो करवा रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये 100 एम्पियर हुआ, तो और इस वायर की कैपेबिलिटी खत्म, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इसी वजह से ओम्स ने अपने स्टेटमेंट सीधे सीधे बोल दिया है कि उसका फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम, मतलब कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखकर ही करंट को फ्लो करवाना है। अगर आप कांस्टेंट नहीं रखते हैं और करंट फ्लो कराते हैं तो इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो, ठीक ना। तो ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, उस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका हीटिंग पॉइंट, क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट रखकर करंट जब फ्लो करवाएंगे तो उसके रीजन से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यही स्टेटमेंट किसका है, ओम्स लॉ का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक ना। ये समझ आइए कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर रहेगा, 100 एंड 100% ये क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो एक इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं आर, ठीक ना। तो यही आर हमारा अब बनेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर आर क्या है, आर इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब यहीं से हमारा सारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा रेजिस्टेंस का।
ठीक ना। तो ये समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रेजिस्टेंस है क्या। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो V का यूनिट क्या बताया अभी हम लोग, वोल्ट। करंट का क्या बताया, एम्पियर। तो ये तो एक यूनिट होगा ही, लेकिन इसका एक यूनिट और होता है, हम लोग क्या पढ़े, ओम्स लॉ। तो हमारा क्या होगा, इसका यूनिट होता है ओम। और इसको दिखाते हैं लाइक दिस। इसे ऑक्टोपस नहीं समझना है, ये सिंबल है किसका, ओम का सिंबल है, ठीक ना। और यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये रहा रेजिस्टेंस का सिंबल ओम, और इसका एसआई यूनिट है ये। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, ओम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अभी ये V प्रोपोर्शनल टू I है, और ये R इज इक्वल टू V अपॉन आई है। हम देखते हैं कि ओमिक और अनोमिक क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए बिटवीन द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये करेंट एम्पियर में और ये पोटेंशियल वोल्ट में, ठीक ना, वोल्ट में है। तो मान लेते हैं ये 5 और ये 10 और ये 15 और ये 20, और इसको मान लेते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये 15 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। तो जब हम लोग 5 एम्पियर करंट बढ़ाते हैं, तो हमारा ये भी क्या करेगा, 5 एम्पियर बढ़ता है। तो मतलब कुछ यहीं पे होगा, ऐसे लाइक दिस होगा ना। जैसे ही 10 एम्पियर करते हैं, तो हमारा वोल्टेज भी 10 एम्पियर 10 वोल्ट हो जाता है। तो ये हो गया ऐसे। 15 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 20 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक ना। वोल्टेज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इन तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक ग्राफ। क्या बोलेंगे, ओमिक ग्राफ बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ रहा है। यानी कि ये ग्राफ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक ओमिक ग्राफ। लेकिन अगर अगर यही ग्राफ में कुछ ये कर्व बन जाए इस तरीके से, ये I और ये V, तो इसे बोलते हैं अनओमिक ग्राफ, अनओमिक ग्राफ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I दिस नॉट, ठीक ना। यानी इसे डज नॉट फॉलो, यानी फॉलो नहीं करेगा जब कर्व बन जाएगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ओमिक ग्राफ के लिए। क्लियर हुआ। तो ये हो गया ओम्स लॉ, ये रेजिस्टेंस आ गया एक नया टॉपिक, और ये हो गया हमारा ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन 1 ओम क्या होता है, डेफिनेशन बताइए। तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस, फिर उसी में देखते हैं कि 1 ओम क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं कि 1 ओम क्या होता है। If 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी कि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर, ठीक ना, तो कितना पोटेंशियल हमारा प्रोड्यूस हो, 1 वोल्ट हो। तो उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू V यानी 1, ये भी 1, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। तो यही हो जाएगा 1 ओम का डेफिनेशन। कुछ सिंबल्स हैं, ठीक ना, सम सिंबल्स, सम सिंबल्स आर यूज इन सर्किट। सर्किट में कुछ सिंबल यूज होते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका होता है अमीटर, जो हम लोग पढ़े, अमीटर का सिंबल ये होता है। दूसरा होता है वोल्ट मीटर, जो हम लोग पढ़े हैं, उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक। तीसरा सिंबल होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं सेल। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। चौथा सिंबल होता है बैटरी, ठीक है। जब कई सारे सेल को मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बैटरी बनता है। डेफिनेशन यहाँ से बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द बैटरी। सेल क्या है, सेल इज द, बोल सकते हैं कि केमिकली तरीके से बना रहता है। कैसे सेल आप एसिडिक और बेसिक नेचर से बना सकते हैं, बेसिक एसिडिक नेचर से बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द बैटरी। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बैटरी की डेफिनेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है जिसे बोलते हैं की, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये होता है, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये है अमीटर का सिंबल, ये है वोल्ट मीटर का सिंबल, और ये है सेल, ये है आपका बैटरी,
ठीक है, और इसको बोलते हैं ओपन की, ओपन की। और जब की ओपन होगा तो करेंट डज नॉट फ्लो, ठीक ना, ये भी याद रखे रहेगा। ओपन की में करेंट डज नॉट फ्लो, ये याद रखे रहेगा। जब की ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोज्ड की, यानी इस तरीके से होगा, बीच में ऐसे एक ब्लैक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड की, और इस समय करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। इस अगर इस तरीके से रहेगा तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से रहेगा मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और है जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आर बोलते हैं इसे रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये इतने जो है यूज होंगे। कुछ एडिशनल बता देते हैं। एडिशनल में जैसे आपका आ जाएगा, जैसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से वो होता है, जिसका नाम एक और होता है रियोस्टेट, ठीक ना। इसका नाम होता है क्या, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक ना। और इसी को बोलते हैं क्या, रियोस्टेट, ठीक ना, रियोस्टेट के नाम से बोलते हैं। एक और होता है जो कि आप लोग को पढ़ना होगा उसमें 12th में, गैल्वेनोमीटर इसका नाम होता है, इसका नाम होता है गैल्वेनो, गैल्वेनोमीटर। तो इतने सारे सिंबल हैं जो हमें यूज करना है। पहला है अमीटर, अमीटर हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ये तो पता ही होगा, बताया है। वोल्ट मीटर इसको करते हैं पैरेलल में, ठीक है ना। सेल कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेल में बड़ी लाइन पॉजिटिव और छोटी लाइन नेगेटिव, बैटरी में सेम वही। ये है ओपन की, ओपन की समय करंट फ्लो नहीं होगा। ये है क्लोज की, इसमें करंट फ्लो होगा। ये है रेजिस्टेंस, और ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट के नाम से बोलते हैं। ये गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन बनता है गैल्वेनोमीटर क्या है, तो टेस्टर जानते हैं, टेस्टर जिससे हम देखते हैं करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसी का डेरिवेटिव है क्या, गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। तो टेस्टर और गैल्वेनोमीटर एक ही चीज है, जिसमें हम, गैल्वेनोमीटर बस ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसके अमाउंट को मेजरमेंट नहीं करता, बस ये उसके प्रेजेंस को बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गए इसके कुछ सिंबल्स जो कि हम सर्किट में अब यूज करेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब एक तरीके से जानिए कि वो अपोज करता है, ठीक ना। जैसे कि कोई भी, जैसे हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे चलते समय एक ट्रैफिक पुलिस होता है जो कि हमें रूल्स को तोड़ने के लिए अपोज करता है, मतलब कि चालान वालान काटता है। तो इसी तरीके से होता है रेजिस्टेंस, ये भी सर्किट में लगा होता है पहली बात तो, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। तो डेफिनेशन क्या होता है इसका, रेजिस्टेंस इज अ सेमीकंडक्टर डायोड टू अपोज द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट, ठीक ना। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि इस सर्किट में लगा हुआ जो रेजिस्टेंस होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बता ही थे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि ओम लॉ से आया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पूछता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी ये होता है, जैसे किसी भी कंडक्टर में लगा हुआ जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं ए है, और इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि एल है। यही होगा, किसी भी कंडक्टर का एरिया और लेंथ ही हो सकता है। तो एरिया और लेंथ से ही इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे, तो किसी मटेरियल में जो लगा होगा रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, जो रेजिस्टेंस होता है इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला यही रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल में होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के लेंथ के जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और और क्या हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए,
यही मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो इक्वल एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं रो। ठीक है, अब इसी को ही हम लोग अगर निकाले, रो का वैल्यू निकाले, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसी रो को ही हम नाम देते हैं, ये क्या है, रो है। ठीक है, इसी रो को ही बोलते हैं क्या, रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर। आर का क्या हो जाएगा, ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कैसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल is the resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके ये मिलता है, और लास्ट में हमें यही फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है ना, इतना करने पर ये रेजिस्टिविटी हमारा पूरा सॉल्व होता है, यूनिट तक लिखना पड़ता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा इसका क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है, जैसे दो तीन का हम बताते हैं, जैसे सिल्वर। ठीक ना, सिल्वर का लेते हैं तो सिल्वर का हो जाएगा आपका सिल्वर। ठीक ना, तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होता है ओम मीटर। सिल्वर का इतना होता है। ठीक ना, इसी तरीके से आप जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। निकालने के लिए वो आपको सब कुछ गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, उसका एरिया गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, और इसको मान लेते हैं R3। ठीक है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट का एक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से यहाँ से करंट जब फ्लो होगा तो इस वाले पर आएगा, तो इस वाले से करंट जो निकलेगा वो करंट आई होगा। ठीक है, इस वाले जो करंट निकलेगा वो भी आई, और इससे जो निकलेगा वो भी आई करंट होगा। लेकिन एक चीज चेंज होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का अमाउंट कुछ और होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा V1, इस वाले पोटेंशियल होगा V2, और इस वाले पोटेंशियल होगा V3। पोटेंशियल वेरी करता है, इसका सीरीज में पोटेंशियल वेरी करता है, करंट सेम होता है। तो अगर हम लोग टोटल पोटेंशियल की बात करें तो ये टोटल पोटेंशियल V है ना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V3 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। कितना हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक ना, इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग देखें तो पहले रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना, V1, करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना R1, कितना ही है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। फॉर सेकंड, सेकंड के लिए क्या है, दूसरे वाले के लिए वोल्टेज कितना V2, करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना R2, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड वाले के लिए देखें, थर्ड, ठीक है ना, थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो थर्ड वाले के लिए वोल्टेज कितना V3, करंट कितना सेम, और रेजिस्टेंस R3, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉरी 1 2 ये 3 और ये 4, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तीनों को ऐड करेंगे तो राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 एंड प्लस V3 इज इक्वल टू, इधर क्या है IR1 है, तो IR1, दूसरा है IR2, और तीसरा है IR3। तीनों में I कॉमन है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I कॉमन ले लें, तो ये जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो ये v1 प्लस v2 प्लस v3 ये v इक्वल है, तो इसके जगह पर हम लोग v लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिख देते हैं। तो v इज इक्वल टू आई r1 प्लस r2 प्लस r3। इक्वेशन टू में आई है, इक्वेशन टू में v के जगह पर आई आर मेंशन कर दें, v की जगह पे क्या कर दें आई आर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन टू। तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई ब्रैकेट ऑफ r1 r2 प्लस r3। तो आई से आई कैंसिल, तो बचेगा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो तीन रजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उसका इक्विवेलेंट यानी नेट रजिस्टेंस कितना आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर n नंबर के लिए हो फॉर n, ठीक है, n रजिस्टेंस, जैसे यहाँ पर 3 है तो इस तरीके से बढ़ता जाए n नंबर तक हो जाए, तो R नेट हमारा कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। तो इस तरीके से ये इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अगर हम ये मान लें, क्या मान लें कि ये है आपका 5 ओम और ये है आपका 10 ओम और ये है आपका 15 ओम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर अगर रखेंगे तो आर नेट इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 10, R3 का वैल्यू 15, ठीक है। तो आर नेट हमें कितना मिल जाएगा 15 प्लस 10 25, कितना हो जाएगा 25 और 5 और कितना 30 ओम, यानी कि इसमें टोटल कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 30 ओम का लगा हुआ है, ठीक ना। एक बात यहाँ पर आप नोटिस करिए, क्या नोटिस कि करेंट, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करेंट can't be divided in any particular resistance। किसी भी रेजिस्टेंस पर जो करंट होगा वो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड का मतलब कि बटना, देखिए करंट आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका है कि जब ये करंट हमारा कहीं भी डिवाइड ना हो, I1 I2 I3 में ना हो, पोटेंशियल भले ही हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो हमारा रेजिस्टेंस है सबका सब किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेरिवेशन ही पूछ देता है कि इफ द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो पैरेलल में हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, इसको मान लेते हैं ये R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। तो इसका वोल्टेज मान लेते हैं V, यहां से करंट फ्लो हुआ I, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही करंट पहुंचेगा, क्योंकि एक में तो करंट जाएगा नहीं, तीनों में एक साथ जाना चाहिए, तो ये क्या होगा कि पहले वाले में करंट हो जाएगा I1, दूसरे वाले में हो जाएगा I2, तीसरे वाले में हो जाएगा I3। फिर पहले वाले को करंट कौन सा क्रॉस करेगा I1, दूसरे वाले को I2, तीसरे वाले को I3। फिर जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन तीनों का जो वोल्टेज होगा ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, वोल्टेज कहीं भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो इसमें अगर हम लोग बात करें टोटल करंट का, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से फॉर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले के लिए अगर हम लिखें फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग लिखें तो करंट कितना है I1, वोल्टेज सेम और रेजिस्टेंस R1, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड वाले के लिए लिखें, ठीक है, फॉर सेकंड रेजिस्टेंस यानी R2 के लिए लिखें
तो I2 इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरे वाले में करंट क्या जा रहा है I2, वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस R2 है। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से फॉर थर्ड वाले के लिए लिखे, थर्ड के लिए तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग जब हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, ठीक है, एंड 5 को ऐड करेंगे तो राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद इसके जगह पर हम लोग ये कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 से इसके जगह पे I लिख सकते हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इन तीनों की जगह पर हम I लिख सकते हैं, इसमें से V कॉमन निकाल लें तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 I की जगह V बाई R लिख दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो I की जगह V बाई R, तो ये हो जाएगा V बाई R इज इक्वल टू V और ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा क्या, जब हम लोग अगर रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो उसके लिए नेट यही होगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए लें, फॉर एन रेजिस्टेंस, ठीक है, एन रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। ये हो जाएगा किसके लिए, नेट के लिए हो जाएगा, मतलब n नंबर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए करंट डिवाइड हुआ है, तो एक बस याद रखिएगा, अगर करंट डिवाइड होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी करंट डिवाइड नहीं होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेरिवेशन पूछ देता है कि इफ द two resistance connected in the parallel combination then find the net equivalent resistance of the circuit डायग्राम सर्किट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या कहता है, जैसे कि मान लें कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो इसमें ये हम मान सकते हैं कि इसका कुछ न कुछ वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज होगा, करेंट होगा, और कितने टाइम तक प्रोड्यूस होगा वो। तो देखते हैं ना, जब कभी हम कोई चीज फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर में, बहुत देर तक अगर फ्लो करवाते हैं तो उसमें एक गर्म, मतलब वो जो हमारा कंडक्टर होता है वो हीट हो जाता है। तो जूल्स ने यही देखा, कब, इन 1841 में, इन 1841 में जूल्स ने ये देखा कि जब किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो हीट होगा किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले वो होता है आपका करंट पे, तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही होगा, in 1841 Joule found that when the current flow in the conductor the heat produced across it is the directly proportional to the square of the distance, sorry square of the current, यानी करंट को बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस लगा होगा उस रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक रेजिस्टेंस लगा होता है थोड़ा गर्म होगा, और लगा हो तो गर्म होगा, जैसे जैसे लगाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये भी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कितना समय तक हम लोग फ्लो करा रहे हैं उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा तो इसी में हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इन सबको कंबाइन करेंगे, ठीक ना, जब इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। एक कांस्टेंट मिलता है, उसको अगर हम लोग इग्नोर करें तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही होता है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन।
डेफिनेशन क्या हो जाएगा इन 1841, इससे तो हमें मतलब नहीं है। व्हेन करेंट, यहां से ठीक है, व्हेन करेंट फ्लो इन द कंडक्टर इज हीट प्रोड्यूस अक्रॉस इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट and directly proportional to the resistance of the conductor and directly proportional to the flow of current in the time t। तो ये तीनों करेंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमें मिल जाता है क्या, इस तरीके से है। ये कई सारे एप्लीकेशन पे वर्क करता है, जैसे कि आपका माइक्रोवेव हो गया, ठीक है ना, जितने भी हीटर होते हैं, गीजर होते हैं, ये सब इसी एप्लीकेशन पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसका एप्लीकेशन भी हमें पढ़ने को आता है, ठीक ना। इसका कुछ एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इसका, जो कि इससे बहुत क्वेश्चन हमारा बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो पावर का डेफिनेशन तो सबको पता होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक ना, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू हो जाता है W अपॉन में T, यही होता है इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका वाट, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक ना। तो एक और क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द 1 वाट, 1 वाट क्या होगा, 1 वाट भी देख लेते हैं। तो इफ द वन इफ द क्या बना सकते, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन है ना, तो यहाँ पर डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इसका बन जाएगा मे बी कि अगर हम 1 सेकेंड तक, इफ द 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, इफ द, हाँ, इफ द करेंट फ्लो इन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन वर्क डन विल बी द 1 जूल, ठीक ना, द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ 1 जूल, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन is flow in conductor 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक अगर हम लोग कोई वर्क डन करें किसी करंट में, तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/1, देन P इज इक्वल टू 1 वाट, यानी यही हो जाएगा हमारा क्या, 1 वाट। इसका और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहला फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू W अपॉन T तो है। इस हीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हीट को W लिख सकते हैं, क्योंकि हीट का यूनिट भी जूल होता है, वाट का भी यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी को हम लोग W भी लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल में कितना होता है 3.6 × 10 के पावर 1 जूल, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट पावर। जैसे ना, जैसे एक रेफ्रिजरेटर है, इससे क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको वहां पे इस चीज को बताएंगे। ठीक है, ये रहा पूरा इस चैप्टर का ओवरऑल। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोग क्लियर कर लिए। इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन टर्मिनल को सॉल्व करेंगे, पावर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि इस आपको ये सारे वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और इसका अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए तो आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट नोट दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो में बनने के लिए।